भाई सीए फाइनल का ऑडिट, पहली बात तो यार याद नहीं हो पाता, और कहीं गलती से याद हो भी गया ना तो यार एग्जाम में जाके यही नहीं समझ आता कि किस आंसर में भाई क्या लिखना है। और ऊपर से भाई शब्दों का मायाजाल है, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसेस, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, भाई यही नहीं पता चलता। भाई इतने सारे सिमिलर बच्चे हैं ना, यही नहीं पता चलता कौन सा बच्चा अपना है कौन सा बच्चा पराया है। तो भाई सीए फाइनल ऑडिट की मिलकर हम लोग एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिससे हम इस ऑडिट के दर्द को थोड़ा कम कर सकें। तो यार इस पर्पस के लिए पूरी की पूरी वीडियो में हम लोग ना 3 पॉइंट्स बना लेते हैं। देखो पहले पॉइंट में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि भैया हमें कौन कौन से चैप्टर्स पर बहुत फोकस करना है जहां से कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, और कौन कौन से चैप्टर्स को हम छोड़ना अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने तुम लोगों के लिए भाई यहां पर एक स्टडी प्लान बना दिया है ऑडिट का, जिसके अंदर ये 7th जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड इसके बाद हम लोग यहां पर वीडियो के अंदर दूसरा पॉइंट रखेंगे कि भैया सीए फाइनल के अंदर ऑडिट की प्रेपरेशन के बाद हमें क्वेश्चन आंसर्स की प्रेपरेशन करते टाइम क्या ध्यान रखना है, क्योंकि भाई क्वेश्चन में ना यही नहीं समझ आता प्रेपरेशन के बाद कि भाई यार लिखूं क्या इसमें, अब इन्होंने पता नहीं क्या डाल रखा होता है। तो उसके लिए मैंने यहां पर टोटल 2 क्वेश्चंस निकाले हैं तुम्हारे लिए, और इनके अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई किस टाइप से हम लोगों को ऑडिट के क्वेश्चंस को पढ़ते टाइम कुछ चीजें जो हमें लगती है कि यार मैं तो कुछ और ही लिख बैठा, उनको कैसे ध्यान में रखना है। एंड हियर वी गो, इस वीडियो में 3rd पॉइंट हम रखेंगे कि भैया ऑडिट के अंदर ना बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स हैं, जैसे ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोसेस। तो मैंने ना यहां पर कुछ वर्ड्स निकाल रखे हैं, ये रहे तुम्हारे लिए। अब 3rd पॉइंट में मैं ये बताने वाला हूं कि भैया इन शब्दों को कहां से और किस ढंग से हमें समझना है जिससे हमें कम से कम ये समझ आए कि भैया वो पूछ क्या रहा है और अपना बच्चा है कौन सा। सो लेट अस स्टार्ट। मैं ढूंढने को जमाने से जब वफा निकला। तो भाई लोग देखो, जितना भी तुम्हारा ऑडिट का सीए फाइनल का सिलेबस है उसको मैंने यहां पर टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो यहां पर एक एक करके समझो कहां पर तुम्हें कितना टाइम लगाना है और कितना फोकस करना है और भाई किस ढंग से तुम्हें प्रिपरेशन करनी है। सो हियर वी गो। पहला पार्ट, ऑल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। तो भैया देख, सारा कुछ छोड़, एक बार के लिए साइड रख उसको, इसके ऊपर कम से कम 3 दिन लगा कॉन्टिन्यूटी में। एंड इसके बाद हियर वी गो, दूसरा रखना प्रोफेशनल एथिक्स, इसके ऊपर अराउंड तुम्हें लगेंगे 2 दिन। एंड हियर वी गो, इसके बाद अब रुको, देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें ऑडिट एक बार पढ़ के छोड़ना नहीं है भैया, ऑडिट हमारे दिलो दिमाग में बैठना भी चाहिए तभी एग्जाम में लिख पाएंगे। अब ऑडिट का ना सिलेबस यार है ही इस टाइप का कि अगर तुम्हें लगा कि तुमने स्टैंडर्ड पढ़ लिया, तुम्हें आने लग गए, तो इतने शक्तिशाली दिमाग है हमारे कि हम नेक्स्ट 2 घंटे में भूल जाएंगे। तो भैया जब तुमने ये एक बार सारे के सारे इसके स्टैंडर्ड्स कर लिए, एक बार पीई कर लिया, तो अब एक बार प्लीज 1 दिन और लगा दो, अगेन ऑल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एक बार और होने दो। और यार ये ना 2 दिन के बाद तो ऐसा लगने लगता है कि ये पढ़े भी थे कि नहीं पढ़े थे, वो धुंधला धुंधला सा होने लग जाते हैं, इसके शब्द ही कुछ उस टाइप के हैं। सो हियर वी गो, यहां पर हमारे ऑलरेडी लग चुके हैं 6 दिन। अब इसके बाद ऑडिट ऑफ बैंक नो एनबीएफसी, इस पर लगा लेना भैया अराउंड 1 दिन। इसके बाद लगाना इंश्योरेंस एंड पीयर रिव्यू पर 1 दिन। इसके बाद लगाना ये वाले टॉपिक पर 1 दिन। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना ये एरिया ऊपर कवर हो गया, इसमें भैया कंफर्म यहां पर 35 से 40, 5 से 10, और अगर कम से कम भी पकड़ के चले ना तो 35, 5 40, 5 45 और 5 50 नंबर हमारे यहीं से भैया 50 नंबर की कवरेज हो रही है। और यहां पर हमने अराउंड एक बार दिनों की गिनती हो जाए, 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9, अराउंड हमने यहां पर 9 दिन ऑलरेडी लगा दिए यार। अभी 2 मिनट के लिए अभी भी रुक जाओ, अभी भी रुको। जैसे तुम लोगों ने ये वाला पोर्शन खत्म कर लिया, अब आता है वो 7th द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हियर वी गो, जैसे तुम्हारे भैया ये 6 टॉपिक पहले पूरे हुए, उसके बाद अब यहां पर एक बात समझो, जब तुम इनको करोगे ना तो यहां पर क्वेश्चन आंसर्स मत करना। अभी यहां पर ओनली जैसे तुमने स्टैंडर्ड्स किए तो स्टैंडर्ड्स करो, बस बात खत्म है।
और जब तुमने फिर से स्टैंडर्ड किए यहां पर अगेन जब फिर से यहां पर स्टैंडर्ड किए ना, तो भैया थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को चेंज करना एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। सेकेंड टाइम पे थोड़ा फोकस्ड होकर पढ़ना कि कौन से ऐसे में से मैं कौन सी चीज भूलता हूं जो मुझे दिमाग में रखनी है फॉर एग्जाम पर्पस। अब उसके बाद जैसे ये 6 टॉपिक कंप्लीट हो गए, यहां पर आना 7th टॉपिक पे। अब यहां पर ओनली 2 चीजों पे, तीसरी चीज अभी मत उठाना, ये ध्यान से सुन लो 7th पॉइंट। तीसरी चीज अभी मत उठाना भैया, यहां पर ओनली ऐसे एंड साथ में पीई, इन दोनों के क्वेश्चन आंसर साथ में उठा लो और इस पूरे के पूरे एरिया को, जैसे फॉर एग्जांपल पीई, गाइडेंस नोट्स, एसए, कारो, इंड एएस, शेड्यूल नंबर 3। इंड एएस ये नहीं बोला कि एफआर पढ़नी है पूरी। इंड एएस की हमें ना कुछ लिंकिंग चाहिए होती है जब हम ऑडिट का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, और उसके बाद कुछ बेसिक सेक्शंस हैं जो कंपनी एक्ट के हमें चाहिए ऑडिट के आंसर लिखते टाइम। तो इसीलिए यहां पे बोल रहा हूं ये एरिया की इकट्ठी रिवीजन करना, इसको इकट्ठा पढ़ना, अभी इसको इकट्ठा पढ़ना। ये नहीं बोला कि सारा कंपनी एक्ट पढ़ दो, जो कुछ सिलेक्टेड सेक्शंस हैं जो हमें चाहिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 188 रिलेटेड पार्टी में भैया वो चाहिए। अब इस टाइप के जो भी तुम्हारा एरिया है वो यहां पर 7th पॉइंट में कवर करना, और इसके साथ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना धड़ाके से। एंड इसके इमीडिएटली बाद भैया तुम्हारा 50 नंबर की एरिया की कवरेज नहीं हो गई, ये बहुत पक्का हो गया यार। कम से कम ऐसे हमने 3 बार रिवाइज किए, और यहां पर पीई हमने 2 बार रिवाइज किया। और यहां पर जो ये बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, जो ये वाले एरिया 4, 5 एंड 6, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। तो थोड़ा प्लानिंग से अगर चलोगे तो ऑडिट कंपैरेटिवली आसान है। ठीक है, हो जाएगा, मतलब बहुत आसान तो बिल्कुल भी नहीं है ये। ठीक है, तो अब इसके इमीडिएटली बाद ऑडिट में भैया छोड़ना मत कुछ नहीं भरोसा इनका। तो ऑडिट के अंदर उसके बाद कोशिश करना एक दिन इसके ऊपर लगाओ, ज्यादा मत लगाना इसके ऊपर। हाँ, ये काफी एरिया लिख रखे हैं, पर ज्यादा टाइम मत लगाना, एक दिन लगाओ, इसको खत्म करो और एक दिन स्पेंड करो अपना इस 9th एरिया पे। और उसके बाद, और मैं एक ये बताना भूल गया, जो 7th पॉइंट है ना, इस पे भैया अराउंड 3 दिन लगेंगे। और लगाओ यार, बिना टेंशन के लगाओ, क्योंकि भैया 9 दिन तो ऊपर लगे हैं, 3 दिन यहां पे भी लगाए तो 9 और 3 12 बनते हैं। और इसके बाद अगर हमने और भी लगाए तो 13 14, एक दिन इस पे भी लगा दे भैया 15। और ट्राई टू अंडरस्टैंड जो लास्ट वाला एरिया ना, अगर तुम इसको छोड़ो भी तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कवरेज ऊपर ऐसे में हो जाती है। तो रफली अगर आप देखो तो 9 3 12, उसके बाद 13, फिर 14, फिर 15, तो रफली ये 15 दिन। भैया तो एक दिन और लगा ले, 16 लगा ले, 17 लगा ले, तो भी बुरा नहीं है। ऑडिट की एक बहुत ही धमाकेदार प्रैक्टिस होगी। और एक चीज और है, ऐसे और पीई के क्वेश्चन आंसर यहां पे करना, बाकियों के क्वेश्चन आंसर अभी मत छेड़ना। और भाई लोग, जब भी तुम्हारा ये एक बार अराउंड 15 दिन में ये कंटेंट कवर हो गया विद क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एसए एंड पीई, अब उसके बाद इस बुक को साइड रखो, अब आराम से उठा लो ओनली क्वेश्चन आंसर की बुकलेट। अब ओनली क्वेश्चन आंसर की बुकलेट उठा के भैया पूरे के पूरे ऑडिट के इंक्लूडिंग पीई एंड एसए एक बार और होने दो। अब उस पे लगाओ आराम से भैया 2 से 3 दिन। तो रफली अगर मैं बोलूं ना, तो ये 20 दिन के अंदर अंदर आपका सब कुछ कवर हो जाएगा इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर्स। और क्वेश्चन आंसर करते टाइम भी ये स्ट्रेटजी यूज कर लेना कि सबसे पहले करना ओनली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेना, और बीच में जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे खत्म हो गए ना, उसके बाद उनको करना ऑब्जेक्टिव्स को स्टार्ट। इससे ना भैया रिवीजन मिल जाती है मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि क्वेश्चन करते टाइम कौन सा हवा में आंसर देने हैं, वहां पर भी तो दिमाग में चैप्टर ही सोचना पड़ेगा ना, तो वो फिर से बार बार रिवीजन होती रहती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले ये कवर करो सारे का सारा, और उसके इमीडिएटली बाद क्वेश्चन आंसर्स उठाओ, पहले सब्जेक्टिव फिर उठाओ ऑब्जेक्टिव। सो अब बारी आती है कि भाई लोग, हम लोगों को ये क्वेश्चन आंसर्स किस टाइप से प्रैक्टिस करनी है, और किस टाइप से हम इन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते टाइम ना यार एक वो माइंडसेट रख सकते हैं कि यार मुझे वहां पे लिखना क्या है एग्जाम में जाके। तो जल्दी से आइएगा, हियर वी गो। यार देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए ना 2 क्वेश्चन ही निकाले। मैं ना तो भैया ऑडिट का टीचर हूं और ना ही मुझे ये सब्जेक्ट कभी पढ़ाना है। दिस इज जस्ट कि सीए फाइनल के जो भी हमारे भाई बंधु हैं उनके थोड़े बहुत दुख दर्द कम हो सके, बस उसके लिए छोटा सा एफर्ट है। तो हियर वी गो। देखो भाई लोग, ये क्वेश्चन है तुम पढ़ लेना, मैं तुम्हें बस ये बताता हूं कि क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, अब देखिए अगर मैं एज अ स्टूडेंट अपने टाइम पे जाता ना, तो इसको अगर मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेता
पढ़ने के बाद मुझे कंफर्म पता है भैया मैंने जस्ट ना उसमें इतना सा आंसर लिख के आना था, क्योंकि यार एज अ स्टूडेंट ना इतना ही समझ आता है कि भैया ये कर दो बस चुपचाप, यही पूछा गया है। पर यार जब आईसीआई का आंसर पढ़ा हमने तो फिर पता चलता है उसमें तो ये भी लिख रखा है, अब ये पता नहीं क्यों लिख रखा है, ये नहीं समझ आ रहा। तो एक बार जब हमने क्वेश्चंस को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ना एक बार अपने माइंड में सोच लिया कि इसमें ये आंसर होना चाहिए, उसके बाद आईसीआई को देख इमीडिएटली। अब अगर लगा कि आईसीआई ने वही लिखा जो मैंने सोचा था, फिर तो बात खत्म करना, फिर तो हम कर लेंगे। पर अगर लगता है कि भाई मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूं और आईसीआई हो रहा है ये कुछ और ही करे जा रहे हैं, तो अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद अल्टीमेटली पास तो हमें आईसीआई से होने ना, तो भैया जो अपना आंसर था उसको एक बार साइड पे रखो, ये ठीक है इतना तो हमें आता ही है पहले से। अब जो ये लिख रखा है आईसीआई ने, ये समझ ही नहीं आ रहा क्यों लिख रखा है। अब इसको एक बार आईसीआई का पढ़ लो, है तो हमारे पढ़े हुए कंटेंट में से ना, हमने ऑलरेडी सारा पढ़ रखा है ऑडिट। पढ़ने के बाद हमें ये समझ आया कि अच्छा यार जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, जब उसमें ये बातें की होंगी, तब मुझे साथ में ये भी लिख के आना है। अब दिमाग में कम से कम अगर क्वेश्चंस को इस टाइप से करेंगे, ओनली पढ़ के नहीं छोड़ेंगे, तो एटलीस्ट वो दिमाग में एक बार तो आएगा ना एग्जाम में कि यार इस टाइप के क्वेश्चन में आईसीआई ये लिखता है, और इसमें आईसीआई ने ये 3 बच्चे लिखे थे जो मेरे आंसर से एक्स्ट्रा थे, तो बस लगा दो यहां पे थोड़े से एफर्ट। और भाई कुछ क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत ही सीधे आते हैं, जैसे ये रहा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस पे ना भैया बहुत टाइम मत वेस्ट करना, पर हाँ एक बात पक्का ध्यान में रखना, जैसे आईसीआई ने इसमें 6 बच्चे लिख रखे हैं, हमसे 6 नहीं भी हो पाते ना तो भाई 5 कर ले बहुत है, पर उसको करने के लिए ना एक स्टोरी बिल्ड कर लिया करो अपनी लोकल लैंग्वेज में, उससे वो बच्चे याद हो जाते हैं। तो भाई अब बारी आती है थर्ड पार्ट की, जिसके अंदर मैंने पूरे कंप्लीट ऑडिट में से कुछ वर्ड्स को सिलेक्ट करके ये अलग से लिख दिया। और भैया आप लोगों को इन शब्दों को बहुत डिटेल में समझना है, सो दैट आप लोग इनको डिफरेंशिएट कर पाओ कि भैया कहां पर आंसर में क्या लिखा जाता है। तो इसके लिए ना भाई लोग, मैंने ऑडिट के अनक्रैम के जो नोट्स हैं, वो अनक्रैम के नोट्स में ना ऐसे हिंदी लिखी हुई है और आपस में लिंकिंग क्रिएट की हुई है, बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। और सबसे मजे वाली बात, ओनली 30 पेज के नोट्स हैं, तो इनको आप लोग अनक्रैम की वेबसाइट पे जाओ, ऐसे वहां से डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री में है। और मजे की बात बताऊं, एक चीज और भी फ्री में है, अनक्रैम का सब्सक्राइब बटन भाई दबा दो फिर यार ऐसे। और भाई लाइफ का एक बहुत ही सिंपल फंडा है यारो, मेहनत करते चलो, आगे बढ़ते चलो, और भाई बहुत अच्छे से मेहनत करो। अब जल्दी से स्टार्ट करो, नोट्स को डाउनलोड करो और अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करो अकॉर्डिंग टू द स्टडी प्लान, अपने चैप्टर्स को करना, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर्स को उसी स्ट्रेटेजी से करने की कोशिश करना जो बताई गई है। एंड भाई अगर तुम्हें लगता है यार कि अनक्रैम के कंटेंट में दम है, टू द पॉइंट बात करते हैं बंदे, तो प्लीज अनक्रैम को लाइक करो, शेयर करो, अपने भाई बंधुओं में फैला दो, हो सकता है ऑडिट में उनकी भी हेल्प हो सके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए कि भैया सीए फाइनल में कहीं पर आपको लगता है कि कोई और स्ट्रेटेजी चाहिए, कोई और हेल्प चाहिए, तो कमेंट करके बता दो। एंड टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।